सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, जिसमें कि आपको 5 से 6 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस कैसा है, कैंपस में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, वर्कलोड कैसा है यहाँ पे, है ना, फैकल्टी कैसी है, उसके बाद प्लेसमेंट कैसी है, और सबसे लास्ट पॉइंट जाना वर्थ है या नहीं, है ना। और उसके बाद 7वां पॉइंट आप एक और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ऐसी पहले से पता होनी चाहिए। जो अभी आप नेगेटिव रिव्यू सुनते होंगे, है ना, तो उनमें से कौन कौन सी बातें जो आपको ऐसी पता होनी चाहिए। तो ये 6 से 7 पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। जो 7th पॉइंट है उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, जिसका नाम है थिंग्स टू नो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन CU। तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा डिटेल के साथ। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन आपको बिल्कुल रिव्यू दिया जाएगा CU के बारे में, जो कि अगर आप बाद में यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल 100% सही लगेगा। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हवा में बातें होंगी। मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ा हूँ, मैंने खुद वहाँ पे सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, और सब कुछ मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू बताऊँगा कि कौन सी बातें सच है, कौन सी नहीं है, किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ों का नहीं रखना। तो सबसे पहले तो जो बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आप बात करते हैं CU की, CU 100 एकड़ में बना हुआ एक बहुत अच्छा कैंपस है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर A1 है। क्लासेस मीडियम लेवल की हैं, इतनी अच्छी नहीं है, मीडियम लेवल की क्लासेस। अगर आप बात करेंगे जैसे मेन कैंपस की, जो मेन कैंपस है गेट 1 की, गेट 2 के बाद वहाँ की जो क्लासेस है वो मीडियम लेवल की है, उतनी अच्छी नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हैं साउथ कैंपस की, जो चाणक्य कैंपस भी बोला था, साउथ कैंपस भी बोला जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मतलब सीटिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो दूसरा कैंपस है, मतलब मेन कैंपस है, जहाँ पे जो पहले मेन कैंपस है, जो साउथ कैंपस है, वो तो अभी अभी बन रहा है, उसको 1-2 साल ही हुए हैं। मतलब जब हम 3rd ईयर में थे तब वो पहली बार बना था, और सबसे पहले हमको ही जाने का वहाँ पे मौका मिला। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस का स्ट्रक्चर, सब कुछ नया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो मेन कैंपस है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। क्लासेस में एसीज वगैरह बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं, तो आपको पहले ही बता दूँ, क्लासेस में सिर्फ नॉर्मल फ़ैन लगे हुए हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप मुझसे रेटिंग पूछोगे तो मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरी बात आती है कैंपस लाइफ कैसी है ना। तो कैंपस लाइफ के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो कैंपस लाइफ यार बहुत अच्छी है। पूरा हरा भरा ग्रीन कैंपस है, 100 एकड़ में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा कैंपस है। कैंपस के अंदर ही बहुत सारी कैंटीन्स है, फूड मतलब कैफेटेरियाज है, बहुत सारे, है ना, फूड खेलने के लिए फुटबॉल का है, लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है गेमिंग के लिए अगर आप बात करें, है ना। वैसे तो जो बन गया है स्पेशली ग्राउंड फुटबॉल के लिए, लेकिन वो साउथ कैंपस के पास है, मेन कैंपस से थोड़ा सा दूर जाके, लेकिन वहाँ पे भी फुटबॉल का अच्छा खासा ग्राउंड है। बॉक्सिंग के लिए इंडोर है, उसके लिए बैडमिंटन के लिए इंडोर है। एक ही बैडमिंटन, दो बैडमिंटन कोर्ट है जो इंडोर है, वहाँ पे प्रोफेशनली खेली जाती है। बॉक्सिंग के लिए भी है कोर्ट अच्छा खासा, टाइकोंडो के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, बास्केटबॉल के लिए भी 3 ग्राउंड्स हैं। तो स्पोर्ट्स के मामले में यही 3-4 चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत अच्छे से। तो उसके बाद जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कैंपस हरा भरा पूरा ग्रीन कैंपस है। हर महीने अप्रोक्सीमेट एक आधा कॉन्सर्ट हो जाता है, जिसमें कि स्टार्स वगैरह अपनी प्रमोशंस के लिए आता है। अगर आप मेरे चैनल पे भी चेक करोगे तो आपको दिख रहा है। उसके बाद बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जैसे CU फेस्ट हो गया, या 1-2 और भी मतलब इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। अगर आप इन्जॉय करने जा रहे हैं तो CU में आप पूरा इन्जॉय करेंगे। हॉस्टल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और हॉस्टल सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो इसके ऊपर भी एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, कौन कौन सी हॉस्टल अवेलेबल हैं, कैसे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या अच्छा है, वो सब हॉस्टल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। हॉस्टल, है ना, कि वहाँ पे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो ये हॉस्टल बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और फूड की क्वालिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी है, मीडियम लेवल की फूड क्वालिटी। उसमें भी अगर आप रेट कराओगे 7 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा फूड को, कि कई बार बहुत अच्छा बनता है, कई बार बहुत बुरा भी बनता है। तो उस मामले में हम बाहर जाके कैंटीन से खा लेते हैं, उसी बहाने हमारी पार्टी भी हो जाती है, फन भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ था। आपको स्टूडेंट लाइफ और कैंपस के बारे में बता दिया। अगली चीज़ जो आती है, हम वो क्या डिस्कस करते हैं कि आपका फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी यहाँ पे यार सारी लोकल फैकल्टी आएगी पंजाब से, है ना। तो फैकल्टी वेल क्वालिफाइड होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फैकल्टी क्वालिटी बहुत अच्छी है। CU यार एक बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 30 से 40 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं। तो सारे टीचर्स अच्छे आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप फैकल्टी अच्छी सोच के बिल्कुल मत आना कि फैकल्टी आपको बहुत टॉप क्लास फैकल्टी मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फैकल्टी नॉर्मल लेवल की मिलेगी, जो आपको नॉर्मल लेवल का सिलेबस का पढ़ाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसा सोच के मत आना कि आपको बहुत टॉप लेवल की फैकल्टी मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मल से आपको टीचर मिलेंगे जो आपको नॉर्मल से पढ़ाई कराएंगे। बहुत टीचर ऐसे भी होंगे कि बहुत जो मतलब 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ होंगे, उनको बहुत नॉलेज होगी, तो आप उनकी गाइडेंस के अंदर आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी, उनसे खुद मेहनत, खुद एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगी, सभी टीचर आपके बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो फैकल्टी के मामले में अगर आप सोच के आ रहे हैं कि आपको स्पून फीडिंग और बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी, बिल्कुल ऐसा सोच के मत आना। बिल्कुल आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जो अगली बात आती है प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि प्लेसमेंट से यार मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़,
तो बहुत लोगों का डाउट होता है कि फेक प्लेसमेंट कराता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नहीं यार, फेक प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं कराता है। फेक प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती यार। वैसे सभी, मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्लेस हूँ, प्लेसमेंट के मामले में मतलब जैसे मेरे टाइम पे भी है ना, मैंने खुद देखा है कि प्लेसमेंट के टाइम पे, हमारे टाइम पे अप्रॉक्सीमेट 500 कंपनीज़ के आप आसपास कह सकते हैं, मतलब 450 ऐसी कुछ कंपनीज़ आई थी, जिसमें से कि प्लेसमेंट सभी बच्चों की होती है, सभी बच्चों को प्लेसमेंट्स में बैठने का मौका दिया जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रोल कितना है, सिर्फ आपको मतलब कंपनीज़ ला के देना कि है ना, कंपनीज़ ला के दे रही है प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे डेट सीट कंपनी आएगी, उसके बाद उसका मतलब आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस कंपनी में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आई, तो माइक्रोसॉफ्ट कह रही है कि मुझे 10th और 12th वो बच्चे रजिस्टर करेंगे जिसके 10th और 12th में मोर देन 80% मार्क्स हैं। तो अगर मेरे 80% मार्क्स ही नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट में मैं रजिस्टर ही नहीं कर पाऊँगा। उसमें ना LPU कुछ कर सकती है, ना माइक्रोसॉफ्ट CU कुछ कर सकती है, ना LPU कुछ कर सकती है, ना ही मतलब कोई और यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है। तो उसमें आप मतलब टेस्ट ही नहीं दे पाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। तो ऐसे ही करके कोई भी अगर कंपनी आती है तो उसका अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद अगर आप उसमें रजिस्टर कर पाते हो, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना वो भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था, TPP प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर प्लेसमेंट प्रोग्राम, है ना, ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम। उसमें अगर आप रजिस्टर करना पड़ता है, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है, उसमें आपको 2 साल पूरा जोर लगा के यही प्लेसमेंट्स के लिए तैयार किया जाता है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है, आपको एप्टीट्यूड सिखाया जाता है, आपका इंग्लिश स्किल्स बढ़ाई जाती है, एटिकेट्स बढ़ाए जाते हैं कि आप अच्छे से प्लेसमेंट्स वगैरह वहाँ पे मतलब एग्जाम क्लियर कर सकें, इंटरव्यू क्लियर कर सकें। तो 2 साल लगा के TPP प्रोग्राम के थ्रू आपको पूरा अच्छे से सिखाया जाता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सीखते हो या नहीं सीखते हो, कितना ग्रैप कर पाते हो। तो प्लेसमेंट के मामले में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं CU को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है यार कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको CU में जाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, हमको पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि CU फीस के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप CU की फ़ीस टाइम पे नहीं कर सकते तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी मत जाना, है ना। पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फ़ीस बिल्कुल टाइम पे नहीं कर सकते तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत जाना, यहीं पर प्लान ड्रॉप कर दो। क्योंकि जो हमारी फ़ीस जाती है वो हमेशा एडवांस जाएगी। जैसे अगर आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली तो आपकी फ़ीस सेमेस्टर शुरू होने से पहले चल जाएगी, तो सेकंड सेमेस्टर की जो फीस जाएगी वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम से पहले ही जाएगी। थर्ड सेमेस्टर की जो फीस जाएगी आपके सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम होने से पहले ही जाएगी। तो मतलब सारी फीस एडवांस में जाएगी, अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले भी। बहुत बच्चे बाद में डाउट आते हैं कि अभी थर्ड सेमेस्टर शुरू भी नहीं हुआ पहले से फीस, तो ये बात पहले से ही बता दे रहा हूँ कि जो फीस है वो पहले से ही जाएगी। तो अगर आप मतलब इसमें जा रहे हैं तो उसके बाद जो हमको स्कॉलरशिप मिलती है, CUCT नाम का एग्जाम होता है। अगर हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो CUCT नाम का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम दोगे तो एग्जाम में जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको वो तब तक में उसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं। अगर जो स्कॉलरशिप मिली है वो मिली आपको 4 साल के लिए, लेकिन वो आपकी मेंटेन तभी रहेगी, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपकी 7.5 CGPA मेंटेन रहनी चाहिए एवरेज हर साल में। मतलब जैसे आपका जो आपने CUCT एग्ज़ाम दिया तो आपको पहले साल के लिए तो स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब सेम 1 और सेम 2 के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन अगर आपको सेम 3 में आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको सेम 1 और सेम 2 का एवरेज मिला के मोर देन 7.5 CGPA होना चाहिए, तभी आपको आगे मतलब थर्ड सेम और फोर्थ सेम में स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी UMC नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप डिटेन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 75% जो अटेंडेंस है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम तक नहीं देना जाएगा, ना कोई फ़ाइन देके, ना रिश्वत देके, कुछ भी देके। अगर आपकी अटेंडेंस लेस देन 75% है तो आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, डिटेन कर दी जाएंगे। डिटेन कर दोगे स्कॉलरशिप चल जाएगी, फेल हो जाओगे स्कॉलरशिप चल जाएगी, 7.5 से कम CGPA आएगी स्कॉलरशिप चली जाएगी। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जो आपको मेंटेन करके रखने हैं। अगर आपको 4 साल अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन रखी, आपकी स्कॉलरशिप कब तक मेंटेन रहेगी? जब तक आपकी CGPA, SGPA नहीं, SGPA और CGPA क्या डिफरेंस है इसके ऊपर भी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके वो देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, या खुद सर्च कर लेना SGPA और CGPA में क्या फ़र्क है। जब तक आपकी CGPA 7.5 से अबव आ रही है तब तक आपकी स्कॉलरशिप है वो 4 साल के लिए मेंटेन रहेगी, चाहे वो 100% स्कॉलरशिप हो, चाहे 30% हो, चाहे 40% हो। उसके बाद जो का डाउट आता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। तो सबसे पहले तो मैंने सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बच्चों को फ़ीस की आती है कि यार ना ये फ़ीस लगा दी, वो फ़ीस लगा दी, लेट फ़ीस फ़ाइन लगा दिया। तो अगर आप टाइम टू टाइम फ़ीस नहीं पे कर सकते तो आप बिल्कुल भी CU में मत जाना, प्लान ड्रॉप कर देना। और कौन सी बातें ऐसी जो आपको पता, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से आप बिल्कुल सच्चा, आपको बिल्कुल ट्रू वाला बता दिया। प्लेसमेंट के मामले यार फेक प्लेसमेंट नहीं होती, प्लेसमेंट के मामले में बिल्कुल सही है। फैकल्टी के मामले में थोड़ा अच्छा काम अच्छा है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा। अगला जो मेन पॉइंट रह गया, वर्कलोड कितना है। बहुत बच्चे वर्कलोड से तंग आ जाते हैं कि हमको ये करा रहे वो करा रहे। तो भाई देखो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो वर्कलोड तो होगा। वर्कलोड का मतलब होगा जैसे एक सेमेस्टर में क्या होता है, MST 1 होता है, MST 2 होता है और फाइनल एग्जाम होते हैं। MST 1 से पहले आपको एक असाइनमेंट देनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की, है ना। हर सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट होगी, एक सरप्राइज टेस्ट होगा और आपका एक प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद सिमिलरली MST 2 से पहले दोबारा आपको एक असाइनमेंट 2 देनी पड़ेगी, सरप्राइज टेस्ट 2 होगा, फिर से एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी।
उसके बाद आपका MST2 होगा। MST2 के बाद फिर से आपको असाइनमेंट 3 देनी पड़ेगी, आपके सरप्राइज टेस्ट 3 होगा और फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो ये पूरा एक सेमेस्टर रहता है। एक सेमेस्टर का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने, एक सेमेस्टर का मतलब 3 से 4 महीनों। जैसे आप जैसे अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपका सेमेस्टर कब से होगा, जैसे कि मोस्टली नए बच्चों का सेमेस्टर कब से स्टार्ट होगा, सितंबर से। तो सितंबर से जनवरी तक वो आपका रहेगा एक सेमेस्टर, है ना, तो उसको बोलते हैं एक सेमेस्टर। उसके बीच में आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स देनी पड़ेंगी, बहुत सारी प्रैक्टिकल्स देखनी पड़ेंगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वर्कलोड अच्छा खासा ऐसा नहीं है, लेकिन क्या मुझे बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलेगा यार? बहुत फ्री टाइम मिलेगा। जैसे 10-15 दिन में आपको सिर्फ 6-7 असाइनमेंट्स लिख के देनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है अगर आप चाहे किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है। मुझसे पूछो, हम कभी हॉस्टल में जाके, मतलब क्लास के अलावा कहीं हॉस्टल में जाके पढ़े तक नहीं है ना। ऐसे ही हमने मतलब असाइनमेंट्स वगैरह भी क्लास के फ्री टाइम में, जो फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, या शाम को कॉलेज मतलब हॉस्टल जाके 1 घंटा लगा लिया आधे घंटे में, तो इतने में आपकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है। वर्कलोड अगर आप मैनेज करेंगे अच्छे से तो वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप तैयार रहें, वर्कलोड रहेगा, ऐसा नहीं है कि वर्कलोड नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने, बहुत काम करना पड़ेगा ना, और पढ़ना पड़ेगा वो अलग से। फिर उसके बाद MST1 MST2 सब कुछ, फाइनल एग्जाम सब कुछ देना पड़ेगा, और सारे अपनी CGPA भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, और ऊपर से जनरल प्रोफिशिएंसी मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे, उसके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो वर्कलोड अच्छा खासा रहेगा, आपके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की जाएगी। तो वो किसके लिए की जा रही है? आपके लिए की जा रही है, ताकि आपको एट द एंड प्लेसमेंट मिल जाए। तो लेकिन इसके बाद इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, थिंग्स टू नो बिफोर इन CU, तो वो वाली वीडियो देख लेना। उसको मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में बताया कि अगर आपको CU में जाना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो, या अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो वो पॉइंट्स वगैरह आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से एक वीडियो बनाने की ट्राई कर दूँगा, या आपके कमेंट्स के जवाब मैं नीचे कमेंट्स में ही दे दूँगा, है ना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।